वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, या इसे हम पैराजम्बल्स भी बोलते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये होता क्या है? वन सेंटेंस और पैराग्राफ broken in several parts and given in jumbled form in not in sequence। कोई एक सेंटेंस उसके डिफरेंट पार्ट्स या कोई एक पैराग्राफ उसके डिफरेंट सेंटेंसेस, उनको जम्बल्ड फॉर्म में दिया होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिया होता, और आपने उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है। जैसे जम्बल्ड सीक्वेंस हो गया, मान लीजिए पहले ई आ गया, फिर डी आ गया, फिर सी, बी, ए। इस तरह से आपको ई के सामने कोई सेंटेंस, डी के सामने सेंटेंस, इस तरह से, और उसकी करेक्ट सीक्वेंस होगा सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई। मीन्स कोई भी जम्बल्ड फॉर्म या नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस में आपको या तो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स दिए होंगे या पैराग्राफ के डिफरेंट सेंटेंसेस दिए होंगे, और उन्हें आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होगा। दैट इज़ कॉल्ड पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल सेम रहता है। कई बार क्या होता है कि आपको आंसर में ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपको यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें आप सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं। तो उसका जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही सिंपल तरह के सेंटेंसेस आते हैं और आपको ऑप्शंस दी होती हैं। इसके सेकंड लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेंटेंसेस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको दी होती हैं। या फिर कई बार आप देखेंगे कि आपको क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस। जैसे आपको 6 सेंटेंस दे दिए, फर्स्ट और सेकंड, लास्ट आपको बता दिया गया, और बीच वाले जो 4 हैं, यू आर आस्क्ड टू करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स। और इससे भी टफ होता है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दी होती, आपको कोई फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस नहीं बताया जाता, सब कुछ आपको खुद करना होता है। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस विदाउट एनी क्लू। क्लू मीन्स हिंट। तो ये आमतौर पर बैंक के जो भी पीओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह से आता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी हम सिंपल से टफ़ की तरफ जाएं, ताकि आप पहले ही क्वेश्चन में डिस्करेज होकर ना बैठ जाएं कि हमारे से नहीं हो पाएगा। अब इतना मुश्किल भी नहीं होता। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होता है जो आपको अडॉप्ट करना होता है। पहले तो आप जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, 5-6 स्टेटमेंट्स होंगे, उन सभी को पढ़िए। तो फिर अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस नहीं दिया है, ट्राई टू फाइंड द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। आप सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढिए कि ये सेंटेंस या पैराग्राफ किस सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए भी आपको हेल्प क्या करेगा, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे जो भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। अगर आपको क्लॉज वाली वीडियो आपने देखी है तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उस तरह से इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा हमेशा। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगी, उसमें कोई भी डिपेंडेंट वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, जैसे बट, सो, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर वगैरह। दूसरे, फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं होंगे, नो प्रोनाउन एक्सेप्ट आई या यू। आई और यू फर्स्ट सेंटेंस में बिगनिंग में आ सकता है, और कोई प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह, दीज, दोज, वो नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोनाउन तब आता है जब उसके पहले कोई नाउन हो। तो नाउन वाला सेंटेंस पहले हो तभी आप प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें कोई भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, केवल आई और यू को छोड़कर। और दूसरा सबसे बड़ा हिंट ये होता है कि कोई भी पैराग्राफ होगा
तो उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो एक तरह से आपको उस पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्टरी इन नेचर। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि वो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। और क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस वो भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आई और वही को छोड़कर वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट या फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। तो चलिए मान लीजिए आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया, उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, जो बाकी सेंटेंसेस बचते हैं उनमें पेयर ढूंढने की कोशिश करें। पेयर मीन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, 2 का पेयर, 3 का पेयर। तो उसको जैसे ए और सी मान लीजिए एक ही टॉपिक पर हैं, बी और डी एक टॉपिक पर हैं, ई और एफ एक टॉपिक पे हैं। तो इस तरह से आपने पेयर ढूंढ लेने हैं, और पेयर ढूंढने के बाद उनको फिर हम देखेंगे अरेंज कैसे करना है। अब पेयर मैंने तो बोला ढूंढ लेना, लेकिन आप सोचेंगे कैसे ढूंढें, तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने की कोशिश करें। मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय पहले लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस में आप राम के बारे में ही लिख सकते हैं। ये नहीं कि पहले आप ही से सेंटेंस स्टार्ट कर दें और सेकंड सेंटेंस में राम लिखें। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी कोई प्रोनाउन है वो किस नाउन के लिए यूज़ हुआ, तो उस तरह से भी आप पेयर बनाने में हेल्प हो सकती है। दूसरा पॉइंट डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ रिलेटेड है। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन। तो रूल क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस में ए या एन का यूज़ होता है, उसके बाद उसे डिस्क्राइब करने के लिए सेकंड सेंटेंस में आप द लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई बॉट अ कार, तो पहले हमने अ कार लिखा कि मैंने एक कार ख़रीदी। सेकंड टाइम उस कार के बारे में जब हम बताना चाहें कुछ और डिटेल, तब हम अ की जगह द लगा देते हैं। द कार इज़ वेरी कॉस्टली। तो पहले द कार लिखेंगे तो हम सोचेंगे कौन सी कार, लेकिन अगर पहले उस कार का रेफरेंस आया होगा अ कार के साथ, तब हमें मालूम होगा कि द हमने किसके लिए यूज़ किया। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल से आपको हिंट मिल सकता है। आप देखें कि द अगर लगा है तो उसके पहले उसके लिए ए और एन कहाँ लगा है। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो पहले नहीं आते, जैसे पहले बता चुकी हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे मान लीजिए आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस है, तब दिस प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम, तो उसका पहले कहीं जिक्र होना चाहिए। तो उसके पहले किसी सेंटेंस में उस प्रॉब्लम के बारे में रेफरेंस आया होगा और उसके बाद आएगा दिस प्रॉब्लम या दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से भी पेयर ढूंढ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, वी टू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम, हम भी इस सम को सॉल्व करने में सफल नहीं हुए। हम बी मीन कि हमारे से पहले कोई और भी होंगे जिन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो वो जो लोग होंगे और ये सेंटेंस आपस में पेयरिंग में आ सकते हैं। तो ये एक और हिंट हुआ। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब फिट बैठती है। जैसे हैज़ बिन और हैव बिन हो तो ही हैज़ बिन, शी हैज़ बिन, लेकिन आई होगा तो आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, आई के साथ हैव आएगा। यू या वी के साथ भी हैव आएगा। तो कई बार आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आइडिया लगता है कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा पेयर बनेगा। फिर है कंजंक्शन। कंजंक्शंस होती हैं कनेक्टिव वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड कई बार वो एडिशन के लिए होते हैं, कई बार कंट्रास्ट के लिए होते हैं, कई बार कंक्लूजन के लिए होते हैं।
तो वो अलग अलग हैं। बाद में हम कंजंक्शंस पर फुल फ्लेश्ड वीडियो अलग से भी करने वाले हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जैसे एंड लगा दिया, शी इज़ स्मार्ट एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, तो ये दोनों एक तरह के सेंटेंसेस हैं या सेंटेंस के पार्ट हैं, क्लॉजेस हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमने एंड लगाया। ऑल्सो भी इसी तरह से होता है, एडिशनली, मोर ओवर। तो इसी तरह से अगर कंट्रास्ट के लिए हो, बट येट, जैसे बट क्या है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है, दोनों क्वालिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वहाँ पर हमने बट लगाया। येट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, तो ये कंजंक्शंस हैं कंट्रास्ट की। इसी तरह से कंक्लूड करना हो, सो, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, तो ये वर्ड यहाँ पर आएंगे तो वो आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि ये कंक्लूजन की तरफ बात बढ़ रही है, तो वो लास्ट या लास्ट बट वन सेंटेंस हो सकता है। तो कंजंक्शन से भी आप पेयरिंग में आपको हेल्प मिलती है। अगर दो सेंटेंसेस की नेचर एक जैसी होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो उनके बीच में एडिशन वाले कंजंक्शन लगेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा टोन में, तो बट येट अगर आएगा कंट्रास्ट वाला। अगर कुछ कंक्लूजन वाला होगा कि ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तब हम सो, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली ये वर्ड लगाते हैं। तो यह किस तरह से कंजंक्शन जो हैं पेयरिंग बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। और क्या हेल्प करता है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होता है क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। जैसे कोई डेट्स दी हैं, मान लीजिए किसी सेंटेंस में बताया गया है कि कोई घटना जो है 1942 में हुई, फिर कहीं पे 1980 का रेफरेंस आता है, कहीं पे 2000 का आता है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। उसमें क्या होता है, पास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर प्रेजेंट में आते हैं और लास्ट में फ्यूचर आता है। तो ये क्रोनोलॉजी फॉलो होती है आमतौर पर किसी भी पैराग्राफ में। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस के जो डेट्स हैं वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि आपने पेयरिंग कैसे बनानी है, किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। फिर होता है पर्टिकुलर वर्सेस जनरल। जनरल स्टेटमेंट हम पहले देंगे और फिर पर्टिकुलर, या एग्ज़ाम्पल जैसे हो गई, कोई डेट्स होगी, कोई डेटा हो गया, उसको बाद में लिखेंगे। कोई भी जनरल स्टेटमेंट पहले होगी और फिर उसकी एग्ज़ाम्पल होगी, यानी कि पहले आप एग्ज़ाम्पल देंगे फिर उसको स्टेटमेंट को देंगे। कोई डेट्स होंगी वो भी एग्ज़ाम्पल की तरह होंगी, डेटा कोई होगा तो वो सारा बाद में आएगा। और पॉइंट है फुल फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएसए। यूनाइटेड किंगडम, उसकी शॉर्ट फॉर्म है यूके। तो पहले आप फुल फॉर्म देंगे। कहीं पे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर लिखा होगा तो नीचे कहीं उसमें यूएसए लिखा जा सकता है। इसी तरह से कभी भारतीय जनता पार्टी पहले सेंटेंस में आया होगा तो नेक्स्ट में बीजेपी लिखा जा सकता है। तो जब कभी दो इस तरह के आपको सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो पहले आपने फुल फॉर्म वाला लेना है, बाद में शॉर्ट फॉर्म वाला लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पेयरिंग बनाने में हेल्प करेंगे। एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन, कि पहले कोई नाउन होना चाहिए तभी उसका प्रोनाउन आएगा। अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात होती है तो इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आएगा, ए और एन, और फिर उसको सेकेंड टाइम जब रेफ़र करोगे तब उसके लिए आप द लगा सकते हो। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आई बॉट अ कार, पहली बार लिखेंगे और दूसरी बार लिखेंगे द कार इज़ वेरी कॉस्टली। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, तो इसके पहले भी कुछ होना चाहिए कि दिस किसके लिए यूज़ हुआ, दैट किसके लिए यूज़ हुआ।
इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कई बार हेल्प करता है। हमें मालूम है कि अगर ऊपर सिंगल वाला है कोई वर्ड है तो उसके लिए आपके साथ प्रोनाउन आएगा इट या सिंगल प्रोनाउन आएगा, और उसी तरह से आपकी वर्ब भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ही के साथ हैज़ बिन, लेकिन वी के साथ हैव बिन, दे के साथ हैव बिन। उसी तरह से शी डांसेस और दे डांस। तो इस तरह से होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर कंजंक्शन से आपको पता चल जाता है कि दो सेंटेंसेस की जो टोन है वो दोनों की अगर पॉजिटिव है तो उसमें एडिशन वाले आएंगे, दोनों की अगर एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव है तो कंट्रास्ट वाले आएंगे, अगर कंक्लूजन वाला पॉइंट है तो लास्ट वाले आएंगे। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उससे आपको पता चलता है कि किस तरह से सेंटेंसेस को कौन सा सेंटेंस पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। तो उसमें ऑर्डर क्या फॉलो किया जाता है, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और लास्ट में फ्यूचर। फिर मैंने बताया पर्टिकुलर और जनरल, कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उसके डेटा या उसकी एग्जांपल दी जाती है। फिर फुल फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म, इसमें मैंने आपको ये बताया कि एब्रीविएशन वगैरह अगर हैं तो वो हम बाद में देंगे, पहली बार फुल फॉर्म देंगे। तो ये तो था कि पेयरिंग बनाते हुए हमें किन पॉइंट से हेल्प मिलने वाली है। पहले हमने बात की कि हमने सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस या स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है, उसके बाद हमने पेयर बनाने की कोशिश करनी है, और लास्ट सेंटेंस जो है अगर नहीं दिया है तो वो जिस तरह से फर्स्ट सेंटेंस आपका इंट्रोडक्टरी होता है, लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन वाला होता है। वो या तो कंक्लूड करेगा आपके पूरे पैराग्राफ में जो भी लिया है, या फिर किसी पॉइंट को रिज़ल्ट उसका क्या हुआ वो बताएगा। तो उसमें कुछ वर्ड्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, सो, देयरफॉर, हेंस, एज अ कंसिक्वेंस वगैरह। तो ये था कुछ पॉइंट्स रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन में आपको हेल्प करने के लिए जो पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट लेवल्स पर आपके क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन पैराजंबल कह लें, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कह लें, एसएससी के प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, आपके बैंक एग्ज़ाम के क्लरिकल में भी आता है, पीओ में भी आता है, इवन कैट जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट एमबीए में एडमिशन के लिए होता है उसमें भी आता है, लेकिन लेवल हर का अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे सिंपल से स्टार्ट करने की, ताकि आप स्टार्टिंग में डिस्करेज ना हो। तो मैंने एसएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम्पल लिया है, उसमें आपको ऑप्शन दी होती है, फर्स्ट लास्ट सेंटेंस दिया होता है, उससे सेंटेंसेस भी छोटे हैं, उनको समझना भी इजी है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन क्या है, हियर द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6। पैसेज होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस उसको नंबर 1 और नंबर 6 दिया हुआ है। द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, स्प्लिट से बांटा गया है। रेस्ट ऑफ शेष, पैराग्राफ का शेष हिस्सा उसे 4 भागों में बांटा गया है, उनके नाम दिए गए हैं PQRS। These 4 parts are not given in their proper order। फर्स्ट और लास्ट आपको बताया गया है, लेकिन जो बीच वाले 4 सेंटेंसेस हैं PQRS के नाम से, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कम्बिनेशंस इज़ करेक्ट। लास्ट में आपको ऑप्शन दी गई हैं, 4 ऑप्शन दी गई हैं, उसमें आपने देखना है कि कौन सा कम्बिनेशन सही है, और फिर आपने क्या करना है, देन फाइंड द करेक्ट आंसर एंड इंडिकेट इट इन द आंसर शीट। फिर आंसर शीट में आपने उसको उस ऑप्शन को टिक करना है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सिंपल है, सेंटेंसेस भी छोटे छोटे हैं और थीम भी बहुत सिंपल है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है,
वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। लास्ट में दिया गया है दिस इज़ बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट्स। ये इसलिए है क्योंकि वेनिस की गलियां नहीं हैं। अब बीच में जो 4 सेंटेंसेस हैं PQRS, उनको हमने ध्यान से पढ़ना है और फिर पेयरिंग बनाने की कोशिश करनी है और फिर उनको आपस में देखना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। वेनिस एक अजीबोगरीब शहर है। There are about 400 odd bridges connecting the islands of Venice. तो वेनिस के आइलैंड्स की बात हो रही है। आइलैंड टापू, वेनिस के टापुओं को जोड़ने के लिए 400 ब्रिजेस हैं, पुल हैं। There are no motor cars, no horses, no buses there. वहाँ पर ना मोटर कार्स हैं, ना घोड़े हैं, ना बसेस हैं। These small islands are close to one another. ये छोटे आइलैंड जो हैं एक दूसरे के पास हैं। अब these, तो these से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये जो स्मॉल आइलैंड है ये इसके पहले भी कुछ दिया गया होगा, उसके बाद आया these। आगे है It is not one island but 100 islands. ये एक आइलैंड नहीं है बल्कि 100 आइलैंड्स हैं। इट क्या है? प्रोनाउन। आप सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। अब वेनिस के आगे प्रोनाउन कौन सा लगेगा? यहाँ पर बात हो रही है आइलैंड्स ऑफ वेनिस की, यहाँ पर बात हो रही है आइलैंड्स की, यहाँ पर बात हो रही है आइलैंड्स की। तो हमारी पेयरिंग में क्या आएगा? कहाँ कहाँ पर आइलैंड की बात हो रही है? पी में हो रही है। उसके बाद आपके आइलैंड की बात हो रही है आर में, फिर आइलैंड की बात हो रही है एस में। तो ये आपका एक पेयर बन सकता है। ठीक है। अब दूसरा, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, नो बसेस देयर। देयर मीन कहाँ पर? वहाँ पर। वहाँ पर कहाँ पर? वेनिस में। दिस इज़ बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेनिस में गलियाँ नहीं हैं। तो आपको लग रहा है कि हम Q और 6 का पेयर बना सकते हैं। वहाँ पर मोटर कार्स नहीं हैं, घोड़े नहीं हैं, बसेस नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर गलियाँ नहीं हैं। तो Q और 6 आपस में पेयर कर रहे हैं, तो Q जो है 6 के पहले आएगा। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, एक तो मैंने बता दिया कि PRS पेयर बन गया, Q के बाद 6 आ गया। अब पहले सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा ये पता होना चाहिए। वेनिस, वेनिस के साथ इट है प्रोनाउन। वेनिस भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, तो वेनिस के साथ आएगा इट। वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वेनिस के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। दीज कहाँ पर है? आइलैंड्स के लिए। तो वेनिस तो आइलैंड्स नहीं है, एक सिटी का नाम है, तो वेनिस के लिए हम लगाएंगे इट। तो पहले के बाद क्या आएगा? एस। फर्स्ट के बाद लगेगा एस। अब एस जो है वो एक पेयर में जुड़ा हुआ है, तो पेयर इसका मतलब ये हुआ, हमें ये भी पता चल गया कि Q जो है वो 6 से पहले आएगा और S जो है वो 1 से बाद में आएगा। तो हमें सेकंड सेंटेंस भी पता चल गया और लास्ट बट वन, फिफ्थ सेंटेंस भी पता चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट हमें दिया हुआ है, सेकंड हमने देख लिया कि हमारा होना चाहिए S। उसके बाद लास्ट हमें दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और उसके पहले हमें पता चल गया कि Q जो है वो होना चाहिए 5। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास बचे 3 और 4।
अब 3 पे कौन सा आएगा, 4 पे कौन सा आएगा, यही ढूंढना है हमने। अब देखते हैं, पेयरिंग हमने बनाई PRS की। P क्या है, देयर आर अबाउट 400 odd bridges connecting the islands of Venice। R क्या है, these small islands are close to one another। और S क्या है, it is not one island but 100 islands। अब यहाँ पर देखिए, S हमें पहले मालूम है कि नंबर 2 पे आएगा, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा S इस कम्बिनेशन में। और दीज आपको हिंट देगा, इन आइलैंड्स के लिए आया दीज। इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स। वेनिस में केवल एक टापू नहीं है बल्कि 100 टापू हैं। और दीज आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर। ये टापू एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तो इसका मतलब इसके बाद आना चाहिए आर। और पी जो है वो क्या है, देयर आर अबाउट 100 odd bridges connecting the islands of Venice। ये आपका आएगा लास्ट में पी। अब आपने क्या देखा, थर्ड SRP है। इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 100, ये ठीक है, सॉरी SRP। तो यहाँ पर R, यहाँ पर P और लास्ट में बच गया Q। Q क्या था, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस। और Q के साथ हमने लगाया था 6। ठीक है, तो ये भी Q हो गया। तो हमारा सेंटेंस बना 1 SRP Q और 6। ये सारा काम आप करेंगे रफ में। तो हमारा सेंटेंस बना है, पहले रफ वर्क हम मिटा देते हैं। 1 SRP Q 6। तो 1 हमें दिया है, 6 दिया है, तो बीच में क्या बचा, SRP Q। तो ऑप्शन कौन सी है, SRP Q। दैट मीन आपकी ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसको चेक करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, एक बार फिर देख लें। सबसे पहले S है, इट इज़ नॉट वन, पहले 1 आएगा, वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। फिर S आएगा, इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स। उसके बाद R आएगा, दीज स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर। उसके बाद P आएगा, देयर आर अबाउट 400 odd bridges connecting the island of Venice। और उसके बाद Q आएगा, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, नो बसेस देयर। और लास्ट में आएगा 6, दिस इज़ बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट्स। एक तो ये मेथड था। इसमें हमने क्या किया एक बार फिर बता देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया हुआ था, वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी। वेनिस के साथ मैच करता हुआ जो हमें प्रोनाउन मिला इट, तो वो था S में, इसलिए सबसे पहले हमारा आया S। और वैसे तो आप यहीं पे आपकी खोज ख़त्म हो सकती थी अगर हम एलिमिनेशन में जाएं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, अगर आपको ऑप्शन दी हैं, इन सभी में S सबसे पहले केवल A में था, यहाँ पर सबसे पहले P था, यहाँ पर R था, यहाँ पर Q था। तो अगर आप डेड श्योर हैं कि इट ही वेनिस के साथ लगना चाहिए, तो जो भी S से स्टार्ट हुआ वो आपका आंसर है। लेकिन अपने डाउट अपने मन में ना रखते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ का R देख लेंगे। R क्या है, दीज स्मॉल आइलैंड्स। तो अब दीज किसके लिए यूज़ हुआ है, 100 आइलैंड्स के लिए, तो इसलिए ये भी ठीक था, तो यहाँ R आ गया। उसके बाद P,
क्योंकि आइलैंड की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आइलैंड के साथ ही कनेक्शन है, चाहे वो ब्रिजेस की बात हो रही है। देयर आर अबाउट 400 ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनिस। तो इन्हीं आइलैंड्स की बात हो रही है कि उन आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए 400 ब्रिजेस हैं। तो वेनिस स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज के दो रीज़न हो सकते हैं, एक है कि वो एक आइलैंड नहीं है, 100 आइलैंड्स हैं। फिर आइलैंड्स के साथ रिलेटेड 2 सेंटेंसेस हमने और ऐड कर दिए। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, नो बसेस देयर। वहाँ पर ना तो मोटर कार्स हैं, ना हॉर्सेस हैं, ना बसेस हैं। और ऐसा क्यों है? दिस का मतलब क्या है? दिस किसके लिए है? इस पूरी स्टेटमेंट के लिए कि वहाँ पर ना घोड़े हैं, ना बसेस हैं, ना मोटर कार्स हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट्स। वेनिस की कोई गलियाँ नहीं हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आप कुछ और चेक करना चाहें कि मैं गलत तो नहीं हूँ, तब यहाँ से स्टार्ट करके देखें। सबसे पहले पी लगा के देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही ठीक हो। मान लीजिए कि हम बी को ठीक मान के चलते हैं, तो इसमें पहले पी आया। वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, देयर आर अबाउट 400 ऑड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनिस। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया आर, ठीक है। अब आर में क्या है? दीज स्मॉल आइलैंड्स। अब क्या हम पी को आर से कनेक्ट कर सकते हैं? पी में बात करें ब्रिजेस की, और दीज आइलैंड्स, ये गलत हो गया। ब्रिजेस से बात करते हुए सीधे आइलैंड पर नहीं आ सकते दीज के साथ। ये छोटे आइलैंड, क्योंकि ऊपर तो बात होगी ब्रिज की, तो ब्रिज के साथ हम दीज आइलैंड कैसे लगाएं? तो बी आपका गलत हो गया। अब हम सी की तरफ जाते हैं। मैं आपको केवल समझाने की बात कर रही हूँ। आर से हमने स्टार्ट किया। वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, दीज स्मॉल आइलैंड्स। फिर से बात तो सिटी की हो रही है, तो दीज, वेनिस के लिए दीज नहीं आ सकता, तो आर वाला ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम क्यू से स्टार्ट करते हैं, वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, यहाँ तक ठीक है कि हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एस क्या है? इट इज़ नॉट वन आइलैंड। पहले क्या था? नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, तो अब इट किसके लिए आ गया भाई? इट तो है वेनिस के लिए, ना कि मोटर कार हॉर्सेस के लिए। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो दिस इज़ द ओनली राइट आंसर। तो जब ऑप्शन दी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इजी है, सेंटेंसेस भी छोटे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि आप भी इस तरह का क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं इससे एक आध जो क्वेश्चन होगा इसी लेवल का होगा, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम 2 या 3 वीडियोस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की करने वाले हैं। सो अगली वीडियोस भी देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।